वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है पॉलिटी से। ठीक है, पॉलिटी कंप्लीट है, हिस्ट्री भी कंप्लीट है और बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है। उसके बाद हम लोगों ने साइंस और करंट अफेयर पैरेलल शुरू किया है। ठीक है, साइंस में बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 लेक्चर आएगा, छोटा छोटा लेक्चर होगा 10 से 12 मिनट का, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, और फिजिक्स उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे। एक एक करके चीज़ों को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो, ये एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, दिमाग में रखो। ठीक है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवाल पूछा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से भी और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी। ठीक है, तो बीपीएससी एनसीईआरटी से ही सवाल पूछती है साइंस में, तो साइंस में ये चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 ही है 10th क्लास के एनसीईआरटी में। ठीक है, और जो नहीं दिया हुआ वो भी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, इसमें जैसे केमिकल बॉन्ड वगैरह सब कुछ। तो एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है। द केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स डेट होल्ड एटम्स और आयंस टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड। फोर्स है, सिंपल से कंबाइन करके रखता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। टाइप्स इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। फिर उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड, और उसके बाद हम लोग एक और पढ़ेंगे लोन पेयर वाला जो कहानी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की कहानी है कि इलेक्ट्रॉन सीधा का सीधा ट्रांसफ़र होकर बॉन्ड बनाएगा, सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन सीधा ट्रांसफ़र होकर बनाएगा। ठीक है, इसमें कोई शेयरिंग का मामला नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग का मामला होगा। ठीक है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम में सीधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर बनाएगा बॉन्ड, उसको कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। यूजुअली बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होता है। मेटल लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को और गेन कौन करेगा? नॉन मेटल करेगा। कोई ना कोई गेन कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई लॉस किया है। भैया कोई गेन किया है, इसका मतलब कोई लॉस किया है। तो लॉस कौन करेगा? मेटल, और गेन कौन करेगा? नॉन मेटल। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, Na हो गया, ठीक है, और इधर हो गया क्लोरीन। तो Na हो गया और यहाँ हो गया क्लोरीन। तो इस तरीके से जब बनाएंगे तो यहाँ पे जो ये बनेगा, ठीक है, बॉन्ड, तो ये बॉन्ड को क्या कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। सीधा सीधा ट्रांसफ़र हो गया, Na से Cl ले लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड और बैड इन सॉलिड। ये बात याद रखना है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है लिक्विड में, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, और बैड होता है किस में? सॉलिड में। ठीक है, आगे चलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड की क्या कहानी है? कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा। ठीक है, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बॉन्ड बनेगा। ठीक है, 2 एटम्स यूजुअली बिटवीन नॉन मेटल्स के बीच में होता है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ हो गया हाइड्रोजन, यहाँ हो गया हाइड्रोजन। तो कहा कि सर कि अब हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं एक दूसरे से। ठीक है, शेयरिंग करके हम लोग बॉन्ड बना देते हैं। O2 की फिर कहानी है, तो O2 भी क्या बोला कि हम लोग शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेते हैं। बोला ठीक है, शेयरिंग कर लेते हैं। ट्रांसफ़र की कहानी नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आयोनिक बॉन्ड में। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है कोवैलेंट बॉन्ड में। ठीक है, और लोन पेयर की जो कहानी है, लोन पेयर की कहानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होती है। डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं उसको, डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सिंगल एटम। तो इसमें इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो है होता है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र होके बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे NH3 ले लो, O3 ले लो, ये सब कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। रिवीजन कर रहे हैं, सीधा सीधी मुद्दे की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखो ये सारा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ से सवाल भी पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान से सुनो। 3 तरह का जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 3-4 तरह का। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद ऑक्सीडेशन, उसके बाद रिडक्शन। इतनी सारी कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है वो इसको कंप्लीट कर रहे हैं। एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से क्लियर है। देखो, अगर कोई रिएक्शन है, इधर कुछ होगा, ठीक है, इधर कुछ एलिमेंट होगा,
अब इधर कुछ प्रोडक्ट बनाएगा तो इस साइड वाले को कहते हैं रिएक्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और इस तरफ वाले को कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं प्रोडक्ट। और ये इस तरफ वालों को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वालों को कहते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड वालों को कहते हैं प्रोडक्ट। इतना तो बात आपको पता होगा। रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। तो एक या एक से ज़्यादा, इसी का दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर जब कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसको क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल है, कंबाइन करके बनाया है, मतलब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन किया है तो प्रोडक्ट बना है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें तो CaO + H2O, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है ये, ठीक है, क्विकलाइम भी कहते हैं इसको। और ये वाटर है, ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट, इस पर कहानी पढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग। और ये हो गया CaOH, सिलेक्ट लाइम। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट हो गया, दो रिएक्टेंट हो गया, और दोनों जब मिला तो बना क्या भैया CaOH। तो ये एक प्रोडक्ट बना सब मिलकर। तो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके जब एक प्रोडक्ट बनाता है, हिंदी में समझ रहे हैं तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है। यानी कि ये देखो सिंगल प्रोडक्ट बनाया, ये सब कंबाइन होकर। आगे चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका उल्टा कर दो, यानी कि ये टूट के क्या बनाएगा, छोटा छोटा सिंपलेस्ट फॉर्म में बना देगा कंपोनेंट को, ठीक है। तो इसका क्या होगा, रिजल्ट कैसा बनेगा, छोटा छोटा, और रिएक्टेंट क्या होगा, बड़ा, प्रोडक्ट बनेगा छोटा। रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। तो भैया एक सिंगल रिएक्टेंट था इधर जो ब्रेक किया दोनों में, ठीक है, और सिंपलर प्रोडक्ट जो है वो हुआ। हम लोग पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन होता है भैया गोबर गैस में, इधर उधर, ठीक है, हर एक चीज़ इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं हम लोग। तो यही वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक बड़ा सा कंपोनेंट टूट के छोटा छोटा कंपोनेंट में डिवाइड होगा, सिंपलर फॉर्म में क्रिएट होगा। सिंपल सी बात है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं, नाम से क्लियर है कि डिस्प्लेस करेगा, जिसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। इट इज टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल सी बात है, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। बेस क्या है, बेस ये है कि सर जो मोर रिएक्टिव है तो उसके साथ वो डिस्प्लेस करके बना लेगा, कंबाइन कर जाएगा। कॉमन सेंस की बात है कि जो मोर रिएक्टिव रहेगा वो रिप्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव को। एग्जाम्पल के लिए समझे तो Zn हो गया CuSO4, ठीक है। तो Zn और CuSO4, तो ZnSO4 कंबाइन कर देगा, मोर रिएक्टिव है, और Cu अकेले रह जाएगा। यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि यहाँ पे एक ही एलिमेंट जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है, इसीलिए इसको कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल सी बात है, सिंगल ट्रांसफ़र हुआ है इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, AgNO3 + NaCl, ठीक है। तो AgCl आके मिलेगा, ठीक है, और NaNO3 ये इसके साथ रिएक्टिव है, ये इसके साथ रिएक्टिव है, तो ये बनाया। अब यहाँ पे जब हम गौर करेंगे तो पता ये चलेगा कि यहाँ पे दो एलिमेंट जो ट्रांसफ़र हुआ है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। सिंपल सी चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम में सीधा सीधी सवाल आएगा, या नीचे दिया हुआ रहेगा और ये पूछा जाएगा, रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, पूछा जाएगा कि कौन सा रिएक्शन है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, या नन ऑफ द अबव, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ते हैं, क्या कहानी है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की सिंपल सी चीज़ है, जब भी ऐसा कुछ आएगा तो किसी एक चीज़ को पढ़ो, दूसरा चीज़ ऑटोमेटिक सब अपोजिट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ना तो सिर्फ ऑक्सीडेशन पढ़ो, कम कंटेंट दिमाग में रखने की बात वही है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन पढ़ो, रिडक्शन पढ़ो ही मत, ठीक है। एक दो बार पढ़ लो अलग मैटर है, लेकिन ज़्यादातर रिवाइज करो ऑक्सीडेशन को। क्यों ऑक्सीडेशन रिवाइज करो, इसका सब कुछ अपोजिट ही तो रिडक्शन है, तो अलग से दिमाग में एक खाका तैयार करने की क्या ज़रूरत है, इसका अपोजिट कर दो, आ जाएगा सब कुछ। तो ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन क्या करना है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑक्सीडेशन का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है। अब कोई ये कहेगा सर गेन जो ऑक्सीजन ऐड होता है वो, तो सर ऑक्सीजन ऐड होता है बिना लॉस के, ऑक्सीजन ऐड होगा कहीं ना कहीं लॉस किया तब
चलो वो सब एक अलग मुद्दा है। और सारा का सारा जो है वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या सबको इंक्लूड कर देता है। किसको? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि O2 हो गया, सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ये सब जो है ट्रेडिशनल एक साथ बात करेंगे। ट्रेडिशनल डेफिनेशन था, एक लाइन में बात करें तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कुछ भी करोगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी कुछ होगा। एक एक करके एग्जाम्पल में देखते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो ऑक्सीडेशन हुआ, सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन हो तो ऑक्सीडेशन हुआ। अब इसी को अपोजिट कर दोगे तो रिडक्शन आ जाएगा। तो एक ही पढ़ते हैं, इसको अपोजिट कर लेना। मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एडिशन हो तो यहाँ पे हट जाएगा। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन है तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसको अपोजिट कर दोगे तो रिडक्शन आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि ऑक्सीजन ऐड हुआ, जैसे 2mg + O2 ऐड हो जाएगा, 2mgO बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। H2S + O2 H2O बना देगा, S अलग हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे क्या हो गया? सेपरेट हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ से सेपरेट हो गया, तो मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ ज़्यादा एग्जाम्पल क्लियर समझते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखो जब भी ऑक्सीडेशन आएगा तो रिडक्शन ऑटोमेटिक आएगा, इसको अलग नहीं कर पाओगे आप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे Ca + O2 मिलके CaO बना, ठीक है सर। डेफिनेशन क्या कहता है? ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन के हिसाब से डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ये कहता है कि सर ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए, जहाँ पे ऐड होगा तो वो क्या बनाएगा? वो ऑक्सीडेशन बनाएगा। तो कैल्शियम में क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ है, कैल्शियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, चलो ठीक है। रिडक्शन इसका अपोजिट होगा, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ से हटेगा। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे था, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, कहानी खत्म हुआ ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाया? रिडक्शन बनाया, ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। एक और एग्जांपल समझते हैं। H2 + Cl2 बनाया, HCl 2HCl बनाया। तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या सेपरेट होना चाहिए, तो हाइड्रोजन यहाँ से खत्म कहानी, तो क्या बनाया? ऑक्सीडेशन हो गया। अब Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हो गया, अब Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। यहाँ लिखा हुआ रिडक्शन, ये इसका वाला ऑक्सीडेशन था, ठीक है, रिडक्शन हो गया। सिंपल सी बात। तो ऑक्सीडेशन जहाँ पे आएगा ऑटोमेटिक रिडक्शन आएगा, ठीक है। इसका इफेक्ट देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि रेस्पायरेशन क्या था सर? ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, क्या है? तो रेस्पायरेशन ऑक्सीडेशन है, यूजफुल जो है वो ये कहानी चल रहा है कि इसका यूज़फुल इफेक्ट क्या है? रिस्पायरेशन हो गया। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ में, ठीक है, ऑक्सीडाइज किया जाता है चीज़ों को, ब्लीचिंग, ठीक है, ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें इसका यूज़ होता है। आगे चलते हैं। हार्मफुल इफेक्ट क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जब रस्ट होगा तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है आयरन, ठीक है, क्रोजन लग जाता है, मतलब जिसको क्रोजन कहते हैं। रैंसिडिटी, देखो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ ये वर्ड रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब क्या हुआ? फैट या ऑयल क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज होता है, स्पॉइल हो जाता है फूड, ठीक है, फूड स्पॉइल हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? रैंसिडिटी कहते हैं। फैट या ऑयल क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। यूजफुल क्या है? रेस्पायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, इंडस्ट्रियल यूज़ है, ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ्स है। तो ये था एक छोटा सा चैप्टर था, लेकिन सब कुछ इंक्लूड कर दिया हम लोगों ने एक ही पेज में, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की कहानी है। केमिकल बॉन्ड में हम लोगों ने पढ़ा, आयोनिक बॉन्ड सीधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। उसके बाद लोन पेयर की कहानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन को देखा, जिसमें सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जाहिर सी बात है छोटा छोटा रिएक्टेंट मिलके एक बड़ा प्रोडक्ट बनाएगा सर। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यानी कि एक बड़ा टूट जाएगा छोटा छोटा में, सिंपल सी चीज़ें हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एलिमेंट जो है वो सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। अगर सिंगल एलिमेंट सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑक्सीडेशन पढ़ो, रिडक्शन ना पढ़ो, क्योंकि ऑक्सीडेशन का सारा उल्टा रिडक्शन में हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑटोमेटिक इंक्लूड करता है रिडक्शन को। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल लो, या सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बोल लो, ठीक है। कोई भी आएगा तो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ कैल्शियम में ऐड हो गया है तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ पे हट गया, यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो हो गया रिडक्शन। इफेक्ट हम लोगों ने देखा, हार्मफुल इफेक्ट और यूजफुल इफेक्ट। हार्मफुल इफेक्ट क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन,
जिसको कोरोजन बोलते हैं। रैंसिडिटी, फैट या ऑयल क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, फूड स्पॉइल हो जाता है। उसके बाद जो है यूजफुल इफेक्ट क्या है, रेस्पायरेशन में एग्जाम्पल में आता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, उसका ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ्स में यूज़ किया जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये था केमिस्ट्री का लेक्चर, ठीक है। इसके बाद छोटा छोटा 2 लेक्चर होगा, एसिड बेस सॉल्ट का, और उसके बाद ये क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और उसके बाद पॉलीमर का एक कहानी आ जाएगा, ठीक है। हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल कुछ लोगों जो है वो ज्वाइन करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखो सपोर्ट करो, ये बड़ी बात है सर। इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। 171 का 171 ही रहेगा क्या। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल में जो है इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए और आराम से पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक। चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और दे दिया गया है, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे।